गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे जेम बनाने की विधि के बारे में। तो इसमें हमने 3 बिंदु देख लिए थे बच्चों। फलों का चयन, दूसरा बिंदु देखा था फलों की तैयारी, और तीसरा देख लिया था हमने फलों को पकाना या चीनी मिलाकर पकाना। ठीक है, अब आज का अपना जेम बनाने की विधि में चौथा बिंदु है अंतिम बिंदु की जाँच, कि किस प्रकार से हम अंतिम बिंदु की जांच करेंगे कि भाई जेम बनकर तैयार हो गया है। अंतिम बिंदु की जांच, ठीक है। अंतिम बिंदु की जांच, तो देखो इसमें इसके निम्न परीक्षण करके जेम के पकने की अवस्था का, जेम के पकने की अवस्था या अंतिम बिंदु की जांच या अंतिम बिंदु की जांच निम्न परीक्षणों द्वारा की जाती है। निम्न परीक्षणों द्वारा की जाती है। पहला, जेम जब जेम का भार उसमें मिलाई गई चीनी का 1.5 गुना हो जाता है। यानी कि जैसे अगर 1 किलो चीनी मिलाई गई है और उसका भार 1.5 किलो हो जाए, 1.5 गुना मतलब 1.5 किलो हो जाए, तो सोचो कि जेम तैयार हो गया है। उबलते हुए जेम की एक बूंद को, दूसरा परीक्षण है उबलते हुए जेम की एक बूंद को पानी से भरे पात्र में डालने पर पानी से भरे पात्र में डालने पर यदि वह बिना फैले पात्र के पेंदे में बैठ जाए, अगर ऐसा हो जाए जब भी समझो कि जेम तैयार हो गया है। तीसरा, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा जांच करने पर रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, और इसके द्वारा क्या जांची जाती है बच्चों? TSS नापा जाता है, टोटल घुलनशील ठोस पदार्थ। करने पर तैयार जेम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ तैयार जेम में कुल घुलनशील
ठोस पदार्थ यानी कि TSS 68% होता है। तो ये 3 बिंदु है जेम तैयार होने के परीक्षण के। अगर पक गया, देखो अगर जेम का भार उसमें मिलाई गई चीनी का 1.5 गुना हो जाए तो समझो जेम तैयार है। उबलते हुए जेम की एक बूंद को अगर पानी से भरे पात्र में डालें और वो बूंद बिना फैले पेंदे में बैठ जाए तो समझो कि जेम तैयार हो गया है। रिफ्लेक्टोमीटर द्वारा जांच करने पर तैयार जेम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए? 68%। तो सोचो कि जेम तैयार है। पात्र में भरना अगला बिंदु है, पात्र में भरना लास्ट प्रोसेस है। बन गया भाई। तो गर्म जेम को पहले से निर्जमीकृत पात्रों में भरकर ढक्कन लगा दिया जाता है। गर्म जेम को पहले से निर्जमीकृत यानी कि जीवाणु रहित, पहले से निर्जमीकृत का मतलब होता है जीवाणु रहित पात्रों में भरकर ढक्कन लगा दिया जाता है। ठीक है। जेम भरते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जेम भरते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बोतलों में हवा न रह जाए, कि बोतलों में हवा न रह जाए। अन्यथा बाद में जेम खराब हो जाता है। ठीक है। तो देखो अब आवश्यक सामग्री देख लेते हैं अपन। विभिन्न फलों से फल पाक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, विभिन्न फलों से फल पाक या जैम बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। तो अपन यहाँ एक टेबल बनाएंगे। इधर तो आ जाएगा फल का नाम और इधर आ जाएगा एक कॉलम प्रति किलो गुदे में पदार्थ की मात्रा। प्रति किलो गुदे में पदार्थ की मात्रा। तो देखो इसमें 3 भाग कर लेना इसके। पहला तो
पानी ml में, चीनी किलोग्राम में, अम्ल ग्राम में। तो ये मात्राएं डाली जाती है। तो देखो यहाँ फल का नाम लिखता हूँ मैं, सेब, 2 फल लेंगे, एक तो सेब, तो सेब में पानी की मात्रा 100, चीनी की मात्रा 0.750 यानी कि 750 ग्राम, और अम्ल 2.0। ये तो सेब के लिए। अगर पपीते का जैम बना रहे हो तो वही पानी की मात्रा 100 ml, ठीक है, और वही चीनी 0.750 और अम्ल 3 ग्राम, ये मात्राएं रखी जाती है, ठीक है। तो देखो अंतिम बिंदु की जांच किस प्रकार से की जाती है। जैम के पकने की अवस्था या अंतिम बिंदु की जांच। एक तो जब जैम का बार उसमें मिलाई गई चीनी का 1.5 गुना हो जाता है। उबलते हुए जैम की अगर एक बूंद को हम पानी से भरे पात्र में डालें और वो जो बूंद है वो बिना पहले पात्र के पीने में बैठ जाए तो समझो कि जैम बनकर तैयार हो चुका है। एक रिफ्रैक्टोमीटर आता है, अगर इसके द्वारा उस घोल की जांच करें और उसकी TSS का मान अगर 68% आए तो सोचो कि जैम बनकर तैयार हो गया है। पात्रों में बढ़ना लास्ट क्रिया की जाती है तैयार होने के बाद। पात्रों में बढ़ना तो गर्म जैम को पहले से ही निर्जमीकृत या जीवाणु रहित की हुई बोतलों में पात्रों में भर करके ढक्कन लगा दिया जाता है, ठीक है। और जैम भरते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि बोतलों में हवा न रह जाए, अन्यथा बाद में जैम खराब हो सकता है, ठीक है, या हो जाता है। विभिन्न फलों से फल पाक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। तो सेब और पपीता के लिए आवश्यक सामग्री देखी हमने यहाँ पर, किस किस के लिए, सेब और पपीता के लिए, ठीक है। तो देखो दोनों के लिए पानी की मात्रा 100 ml है, चीनी दोनों के लिए सेम है, लेकिन अम्ल की मात्रा में डिफरेंस है। सेब के जैम में अम्ल मिलाया जाता है 2 ग्राम और पपीते के जैम में अम्ल मिलाया जाता है 3 ग्राम, ठीक है। तो ये जैम आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जेली के बारे में। किसके बारे में? जेली। अवले या जेली। अवले, या इसी को बोलते हैं बच्चों जेली, ठीक है। तो देखो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। पेक्टिन युक्त फलों के रस में पेक्टिन युक्त फलों के रस में उचित मात्रा में चीनी के साथ रस में उचित मात्रा में
रस को उचित मात्रा में चीनी के साथ मिलाकर पकाकर तैयार किया गया पदार्थ तैयार किया गया अर्धठोस पदार्थ जेली कहलाता है। ठीक है, तो ये और जेली में घुलनशील ठोस पदार्थ 65%, जबकि जेम में कितना था 68%। जेली में घुलनशील ठोस पदार्थ या TSS 65% होता है। ठीक है, और फलों का रस 45% होता है तथा फलों का रस %43 होता है। ठीक है, और जिन फलों में पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है, जिन फलों में पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है उन्हीं फलों को जेली बनाने के लिए उपयुक्त समझा जाता है। अब ऐसे फल कौन कौन से हैं? जैसे अमरूद, आम, करौंदा, अंगूर, जामुन, खट्टे सेब, नारंगी तथा आलू बुखारा। आदि लिख लो, ये जेली बनाने के लिए उपयुक्त है। तो ठीक है, तो आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बोले यार जेली क्या होती है। तो पेक्टिन युक्त फलों के रस को उचित मात्रा में चीनी के साथ मिलाकर पकाकर तैयार किया गया अर्धठोस पदार्थ जेली कहलाता है। TSS 65% होता है, फलों का रस 45% होता है। जिन फलों में पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है उन्हीं फलों को जेली बनाने के लिए उपयुक्त समझा जाता है, जैसे अमरूद, आम, करौंदा, अंगूर, जामुन, खट्टे सेब, नारंगी आदि। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ओके।